हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लेकर लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स राजनीतिक सिद्धांत अवधारणाएं और विमर्श नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी 7 का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो इसमें जो हम सिलेबस देखेंगे, इसमें हमारी जो टोटल यूनिट रहने वाली है वे टोटल हमारी 5 यूनिट रहने वाली है। तो इस सब्जेक्ट में हमें टोटल 5 यूनिट पढ़नी है। तो एक एक करके हम सारी यूनिट देखेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट आएगी वो हमारी आएगी स्वतंत्रता। फर्स्ट यूनिट में हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। तो जो चैप्टर नंबर 1 होगा उसमें हम स्वतंत्रता नकारात्मक एवं सकारात्मक के रूप में पढ़ेंगे। जो हमारी स्वतंत्रता होती है वो कुछ नकारात्मक होती है, कुछ सकारात्मक होती है। उन सभी के बारे में हम आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। जब हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन हमारा चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और स्वराज, जो ये हमारी 3 अवधारणाएं हैं, इन तीनों अवधारणाएं के बारे में हम आपका चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम हमारी हमारी जो सेकंड यूनिट रहेगी उसको स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट में हम समानता के बारे में बात करेंगे, जिसे हम समता भी कहते हैं। तो सेकंड यूनिट में हम समता या समानता के बारे में बात करेंगे। इसमें भी हमारी सेकंड यूनिट में भी दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, इसमें हम अवसर की समानता और परिणाम की समानता, तो ये जो दो तरीके की समानता, अवसर की समानता और परिणाम की समानता, इन दोनों तरह की समानता के बारे में हम हमारे चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4, उसमें हम समतावाद, पृष्ठभूमि की असमानता तथा भेदमूलक सिद्धांत, जो हमारा भेदमूलक सिद्धांत है और जो पृष्ठभूमि की असमानता है समतावाद की, उस सभी के बारे में हमारा चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी सेकंड यूनिट होगी वो भी हमारी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट आएगी वो हमारी यूनिट नंबर 3 आएगी। तो यूनिट नंबर 3 जो हमारी रहने वाली है वो हमारी न्याय को लेकर रहने वाली है, जस्टिस को लेकर रहने वाली है, जिसमें हमारा एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में हम न्याय प्रक्रियात्मक और मूल के रूप में समझेंगे, रोल्स और उनके आलोचक के रूप में समझेंगे। तो जो न्याय है उसके बारे में हम हमारे चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, रोल्स जो विचारक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके आलोचक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन हमारी जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी वो हमारी चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 होगी, जिसमें हम अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी हमारा एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 6, जिसमें चैप्टर नंबर 6 जो होगा इसमें हम पढ़ेंगे अधिकार, प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी अधिकार और दायित्व। तो जो हमारे प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी अधिकार है और जो दायित्व, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद हमारी जो फोर्थ यूनिट होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। देन जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आएगी वो हमारी आएगी यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में हम लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में। तो जो यूनिट नंबर 5 है इसमें हमारे टोटल 3 चैप्टर रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। तो जो चैप्टर नंबर 7 होगा उसमें हम लोकतंत्र विचार एवं व्यवहार के रूप में देखेंगे। तो जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका क्या विचार है और किस तरीके से वो व्यवहार में है, उस सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हमारा चैप्टर नंबर 8 आएगा। इसमें हम उदार लोकतंत्र एवं इसके आलोचक के रूप में देखेंगे। तो जो उदार लोकतंत्र है और उसके आलोचना और उसके आलोचक के रूप में हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हमारा चैप्टर नंबर 9 आता है, जिसमें हम बहुसंस्कृतिवाद और सहिष्णुता के बारे में पढ़ते हैं। तो जो जैसे कि आप जो जानते हैं, जो भारत है वो बहुसंस्कृतिवाद देश है, तो उसी के बारे में हम आपका चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ जो हमारी यूनिट नंबर 5 होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके साथ जो हमारा सिलेबस है पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट सब्जेक्ट का, वो हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आपका चैप्टर वाइज, आपके यूनिट वाइज
हम आपके सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर की पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के चैप्टर नंबर फर्स्ट में, जिसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता नकारात्मक एवं सकारात्मक के रूप में। तो जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपनी सोच रखने की, अपनी पसंद का काम करने की या अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने की आज़ादी ना मिली होती तो हमारा जीवन कैसा होता। तो आज हम जानेंगे स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक रूप, उसके विभिन्न आयाम और विचारकों के मत। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो इस यूनिट के चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो हम शुरुआत करेंगे, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम सबसे पहले देखेंगे, स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति का बिना अनुचित रोक टोक के अपने विचार, काम और जीवन जीने का अधिकार। तो जो स्वतंत्रता का सरल अर्थ है वो यही है कि व्यक्ति को बिना अनुमति, रोक टोक के अपने विचार व्यक्त करने, काम करने और जीवन जीने का अधिकार उसको होना चाहिए। उदाहरण के रूप में आप सोचिए, अगर एक बच्चा है, अगर वो बिना डरे अपने मनपसंद रंग से पेंटिंग बना सकता है तो यही उसकी स्वतंत्रता होगी। तो जो स्वतंत्रता है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रख सकती है, या अलग अलग लोगों के लिए अलग अर्थ रख सकती है। अंग्रेजी शब्द लिबर्टी लैटिन शब्द लीबर से निकला है, जिसका अर्थ है गुलामी से मुक्त। तो अंग्रेजी का जो शब्द है लिबर्टी, वो लैटिन शब्द लीबर से निकला है, जिसका अर्थ जो हमें निकलता है वो गुलामी से मुक्ति मिलता है। तो इतिहास में दास प्रथा में जकड़े जो लोग थे वे स्वतंत्रता के लिए तरसते थे। तो आज भी जब हम किसी अनुचित बंधन से मुक्त होते हैं तो हमें स्वतंत्रता का एहसास होता है। तो अलग अलग विचारकों ने स्वतंत्रता को अलग अलग तरह से समझाया, जैसे ग्रीन, होब्स, लोक, मिल, बर्लिन आदि। तो इसी के साथ जो हमारा जो छोटा सा परिचय है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्रता का क्षेत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी स्वतंत्रता है उसको किस हद तक स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसका क्षेत्र क्या है, वो किन किन, उसकी जो सीमा है वो क्या क्या सीमा है। तो जो स्वतंत्रता की सीमा है वो तय करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर सीमाएं नहीं होगी तो जो स्वतंत्रता है वो अराजकता में बदल जाएगी। तो स्वतंत्रता की सीमा तय करना जरूरी है, ताकि एक की स्वतंत्रता दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन न करे। बिना सीमा के स्वतंत्रता अराजकता में बदल जाएगी। तो मान लीजिए अगर हम स्वतंत्रता की सीमा तय नहीं करेंगे, तो मान लीजिए अगर आपको गाड़ी चलाने की आ जाती है, पर अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ देंगे और तेज रफ्तार से सड़क पर चल निकलेंगे, तो जो आपकी स्वतंत्रता है वो दूसरों की रक्षा भी छीन सकती है। तो जो स्वतंत्रता है वो वहीं तक है जहां तक वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। तो राज्य की भूमिका क्या रहती है इसमें? राज्य की भूमिका रहती है स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन बनाए रखना। तो राज्य की भूमिका यही रहती है, राज्य का काम यही होता है कि जो स्वतंत्रता और सामाजिक हित है दोनों संतुलित रहे, दोनों के बीच में संतुलन बना रहे। उदाहरण के रूप में किसी का वाहन चलाने का अधिकार है, लेकिन वह सड़क नियमों के अधीन है। तो यही था हमारा स्वतंत्रता का क्षेत्र, जो हमारी स्वतंत्रता की सीमा तय करता है। वही हमारा इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्रता और लाइसेंस, लिबर्टी एंड लाइसेंस। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे जो स्वतंत्रता और लाइसेंस है उसमें जो अंतर है उसको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का मतलब है नियमों और जिम्मेदारियों के साथ अपनी इच्छा से कार्य करना। और जो लाइसेंस है उसमें आता है, उसका मतलब होता है, लाइसेंस का अर्थ है मनमानी करना जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। तो यही स्वतंत्रता और लाइसेंस में फर्क है। तो जब स्वतंत्रता की सीमाएं टूटती है और सामाजिक जिम्मेदारी न निभाई जाए तो वह लाइसेंस भी बन जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, किसी को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है अपने विचार रखना। तो अगर किसी को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन वह अगर राय जो अपनी राय रख रहा है वो किसी की इज्जत या सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती है, तो यह स्वतंत्रता नहीं बल्कि लाइसेंस कहलाएगा। तो यही स्वतंत्रता और लाइसेंस में हमने अंतर देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्रता और अथॉरिटी। तो अब हम स्वतंत्रता और अथॉरिटी में अंतर देख लेते हैं। जो लिबर्टी और अथॉरिटी है उसमें क्या अंतर है? तो जो स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति है ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो अथॉरिटी को हम राज्य की शक्ति भी कहते हैं,
तो यही दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर राज्य कानून बनाए ही नहीं तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, लेकिन अगर राज्य अत्यधिक नियंत्रण कर ले तो जो स्वतंत्रता है वो भी खत्म हो जाएगी। तो राज्य नियम बनाकर स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन अत्यधिक नियंत्रण स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। लोकतांत्रिक राज्य में कानून लोगों की सहमति से बनते हैं, इसलिए वे स्वतंत्रता के साथ सामंजस्य भी रखते हैं। इसलिए जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं उसमें जो कानून बनता है वो जनता की सहमति से ही बनता है, और जो ये कानून होते हैं यही कानून स्वतंत्रता और व्यवस्था में संतुलन बनाए रखते हैं। तो यही थे हमारे लिबर्टी और स्वतंत्रता के बीच में संबंध। जो स्वतंत्रता और अथॉरिटी है ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मैकफर्सन के विचार। तो जो सीबी मैकफर्सन जी है उन्होंने अपने कुछ विचार दिए हैं सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर। तो उनको देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे सीबी मैकफर्सन जी है। तो जो सीबी मैकफर्सन जी है इन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकास की स्वतंत्रता कहा है। उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता को विकास की स्वतंत्रता कहा। व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब उसे अपनी क्षमता और जीवन को विकसित करने के अवसर मिले। तो जो वे कहते हैं सीबी मैकफर्सन जी, वे कहते हैं कि केवल रोक टोक का अभाव पर्याप्त नहीं, सही अवसर और संसाधन भी जरूरी होते हैं। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर उपलब्ध कराए। तो जो मैकफर्सन जी है वे कहते हैं कि केवल रोक टोक का अभाव पर्याप्त नहीं होता है। सच्ची स्वतंत्रता तभी होती है जब व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और जीवन को विकसित करने का अवसर मिले। तो यही थे हमारे मैकफर्सन जी के विचार स्वतंत्रता को लेकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जेएस मिल के विचार। तो अब हमारे जेएस मिल जी थे उन्होंने क्या विचार दिया उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जेएस मिल जी है। तो जेएस मिल जी ने कहा कि स्वतंत्रता का आधार व्यक्तिगत विकास और सत्य की खोज है। स्वतंत्रता तभी सीमित की जानी चाहिए जब किसी के कार्य से दूसरों को नुकसान पहुंचे। इसे हार्म प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो जो जेएस मिल जी है उन्होंने हार्म प्रिंसिपल का सिद्धांत दिया। इसका मतलब यही हुआ कि स्वतंत्रता तभी तक होनी चाहिए जब तक उससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे। तो उन्होंने 3 तरह की स्वतंत्रता बताई है, जिसमें हमारी जो सबसे पहले स्वतंत्रता आती है वो आती है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी राय रखने और कहने का अधिकार होता है। दूसरा जो हमारी स्वतंत्रता आती है वो आती है रुचि और जीवन शैली चुनने की स्वतंत्रता, जिसमें अपनी पसंद का जीवन जीने का अधिकार होता है। थर्ड जो स्वतंत्रता आती है वो आती है संगठन और सभा की स्वतंत्रता, जो कि लोगों से मिलकर समूह बनाने की स्वतंत्रता होती है। तो राज्य को केवल तब हस्तक्षेप करना चाहिए जब सार्वजनिक हित को नुकसान हो। तो जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, आपको अपना धर्म चुनने, किताबें लिखने या शांतिपूर्ण आंदोलन करने की पर्याप्त स्वतंत्रता है, आप इन चीजों के लिए स्वतंत्र हो। तो यही थे हमारे जेएस मिल जी के विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मार्क्सवादी स्वतंत्रता की अवधारणा। तो जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसमें स्वतंत्रता का मतलब है शोषण और वर्गीय असमानता से मुक्ति। तो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं, आर्थिक समानता भी जरूरी होती है। तो जितनी राजनीतिक स्वतंत्रता होती है उतनी ही हमारी आर्थिक समानता भी उतनी ही हमारे लिए जरूरी बन जाती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, अगर कोई मजदूर है वो सिर्फ वोट देने का अधिकार मिल जाता है उसको, लेकिन काम करने के लिए सम्मानजनक अवसर ना मिले, तो ये आपका वास्तविक रूप से स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। पूंजीवादी व्यवस्था में कानून और राज्य शोषक वर्ग के पक्ष में होते हैं। असली स्वतंत्रता वर्गहीन समाज में संभव है जहां उत्पादन के साधन सामूहिक स्वामित्व में हो। तो जो मार्क्सवादी रहे हैं उनके अनुसार जो असली स्वतंत्रता है वो वर्गहीन समाज में ही संभव है, जहाँ जो उत्पादन के साधन है वे सबके ने समान रूप से हो। तो यही थे हमारी मार्क्सवादी स्वतंत्रता की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम। तो जो हमारी स्वतंत्रता है उसके हमारे विभिन्न आयाम रही है। जो स्वतंत्रता है वो हमारी कई रूपों की होती है, जिसमें हमारी जो सबसे पहले स्वतंत्रता आती है वो आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें निजी जीवन, विचार, धर्म आदि में हस्तक्षेप न हो, तो वही हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाएगी। राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान, चुनाव लड़ना, राजनीतिक भागीदारी, ये सभी हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता हो गई। थर्ड जो आती है वो आर्थिक स्वतंत्रता आती है, जिसमें काम चुनने, व्यापार करने, संपत्ति रखने का अधिकार, ये सभी हमारे आर्थिक स्वतंत्रता में आती है। फोर्थ जो आता है वो सामाजिक स्वतंत्रता आता है,
इसमें भेदभाव से मुक्त रहना, समान अवसर मिलना, ये सभी हमारे सामाजिक स्वतंत्रता हो जाती है। फिफ्थ जो आती है वो हमारी आती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जिसमें हम विदेशी शासन से मुक्ति। और जो सिक्स्थ आती है वो सांस्कृतिक स्वतंत्रता, जिसमें भाषा, परंपरा, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार सभी को होता है। तो यही हमारी सांस्कृतिक स्वतंत्रता होती है। तो जो ये सभी स्वतंत्रता है, इन सभी का मेल ही पूर्ण स्वतंत्रता कहलाता है। तो ये था हमारे जो स्वतंत्रता के आयाम थे, जो स्वतंत्रता के रूप थे, वे हमने देख लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आ जाता है। तो निष्कर्ष में हम यही देखेंगे कि जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ बाधाओं का अभाव नहीं बल्कि सार्थक अवसर भी है। तो अब हम समझते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ बाधाओं का अभाव ही नहीं है, बल्कि जो सार्थक अवसर है उसको भी स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को रोक टोक से मुक्त करती है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता उसे अपनी क्षमता विकसित करने का मौका देती है। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो व्यक्ति की जो अपनी क्षमता होती है उसको विकसित करने का मौका देती है, और जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो रोक टोक से मुक्त करती है। राज्य को स्वतंत्रता की रक्षा और संवर्धन दोनों करने चाहिए। तो जो राज्य होता है उसको स्वतंत्रता की रक्षा भी करनी चाहिए और स्वतंत्रता का संवर्धन भी करना चाहिए। असली स्वतंत्रता वही है जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण हो। तो जो असली स्वतंत्रता मानी जाएगी वो वही मानी जाएगी जिसमें ना तो व्यक्ति का कोई नुकसान हो, ना समाज का कोई नुकसान हो, दोनों का ही कल्याण हो, उसको ही हम असली स्वतंत्रता कह सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो स्वतंत्रता है वो जिम्मेदारी के साथ साथ आती है। जब हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग दूसरों की भलाई सोचकर करते हैं तो तभी ये हमारे लिए सार्थक बनती है। तो स्टूडेंट, यह थी स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं की कहानी, जिसके साथ हमारा जो एक छोटा सा निष्कर्ष है ये हमारा कंप्लीट होता है, और जिसके साथ हमारा जो यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट था वो भी कंप्लीट होता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और स्वराज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे उन 3 विचारों की जिन्होंने जो भारत का इतिहास है और हमारा लोकतंत्र है उसकी नींव रखी थी। स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और स्वराज। तो ये केवल शब्द ही नहीं है बल्कि ऐसी जीवन दृष्टि भी है जिन्होंने हमें गुलामी से आज़ादी दिलाई और आज भी हमारे विकास का ये मार्गदर्शन करती है। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो भूमिका में हम सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और स्वराज तीनों जुड़े हुए विचार है। तो जो स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और स्वराज है, ये तीनों ही विचार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए विचार है। तो स्वतंत्रता का मतलब है बाधाओं से मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना। तो जो बंधनों से मुक्त होकर हम अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। और सशक्तिकरण का अर्थ है अपनी क्षमताओं, संसाधनों और अधिकारों को बढ़ाना ताकि स्वतंत्रता का उपयोग कर सके। तो जो हमारी क्षमता या हमारे संसाधन, जो हमारे अधिकार होते हैं, उनको हम इतना बढ़ा ले कि हम स्वतंत्रता का सही उपयोग भी कर सके। और जो स्वराज है उसका अर्थ है अपने ऊपर स्वयं शासन करना, आत्मनिर्भरता और आत्मनियंत्रणता। तो अपने ऊपर स्वयं शासन करना और आत्मनिर्भरता और आत्म अनुशासन को हम स्वराज कहते हैं। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और स्वराज, जिसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। तो आप एक बार कल्पना कीजिए, अगर किसी को आज़ादी तो मिल जाए लेकिन उसके पास शिक्षा, रोजगार या संसाधन ना हो, तो क्या वह सच में स्वतंत्र होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसलिए ही जो सशक्तिकरण और स्वराज है वो स्वतंत्रता को सार्थक बनाते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता के बारे में समझ लेते हैं। तो जो स्वतंत्रता है वो हमारी दो स्तरों पर होती है, एक हमारी व्यक्तिगत, एक हमारी सामूहिक। तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसमें हमें सोचने, बोलने, काम करने और अपनी जीवन शैली चुनने की स्वतंत्रता होती है। और जो सामूहिक स्वतंत्रता होती है उसमें समाज और राष्ट्र की आज़ादी होती है। तो इसमें सोचने, बोलने, काम करने और अपनी जीवन शैली चुनने की स्वतंत्रता शामिल है। यह जिम्मेदारियों के साथ आती है, यानी अपनी स्वतंत्रता से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन जो ये स्वतंत्रता होती है दोनों ही, ये दोनों ही स्वतंत्रता जिम्मेदारियों के साथ आती है, यानी जो उनकी स्वतंत्रता है उनसे किसी दूसरे को हानि ना पहुंचे, तो उसको ही हम आपका स्वतंत्रता कहेंगे। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर वो नफरत या हिंसा फैलाने वाली बात कहे तो यह स्वतंत्रता नहीं, अराजकता कहलाएगी। तो यही थी हमारी स्वतंत्रता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्रता पर परिप्रेक्ष्य।
तो जो हमारी स्वतंत्रता है, इस पे भी हमारे 3 प्रकार के परिप्रेक्ष्य है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है पश्चिमी दृष्टिकोण, सेकंड भारतीय दृष्टिकोण, थर्ड हमारा महात्मा गांधी के अनुसार। तो सबसे पहले हम पश्चिमी दृष्टिकोण देख लेते हैं, जिसमें जो स्वतंत्रता है उसको व्यक्तिगत अधिकार और बाधाओं की अनुपस्थिति के रूप में देखता है। तो जो पश्चिमी दृष्टिकोण है वो स्वतंत्रता को व्यक्तिगत आधार और बाधाओं से मुक्ति के रूप में देखता है। वहीं पे जो हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है वो स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन और आत्म साक्षात्कार से जुड़ी है। तो जो स्वतंत्रता है वो केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण से भी जुड़ी होती है, ये हमारा भारतीय दृष्टिकोण कहता है। इसके बाद जो हमारे गांधी जी के हैं उनके अनुसार देख लेते हैं। वे कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण है। तो गांधी जी भी यही कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब राजनीतिक आजादी नहीं है बल्कि आत्मनियंत्रण को भी हम स्वतंत्रता कहेंगे। तो यही थे हमारे स्वतंत्रता पर परिप्रेक्ष्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्रता और भारतीय संविधान। तो अब हम जो स्वतंत्रता और भारतीय संविधान है उसको देख लेते हैं। तो संविधान में स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के रूप में दी गई है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसने जो स्वतंत्रता दी है वो हमको मौलिक अधिकार के रूप में दी है, जिसमें हमारी सबसे पहले आती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा एवं संगठन की स्वतंत्रता, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता, पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये जो स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है, लेकिन जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सुरक्षा के आधार पर सीमित ये की जा सकती है। तो जो ये स्वतंत्रता है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक दी गई है और इनमें कुछ सीमाएं भी दी गई है ताकि जो सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता है और सुरक्षा है ये तीनों बनी रहे। तो ये था हमारा स्वतंत्रता और भारतीय संविधान। तो आप एक बार लेके चलिए, जैसे आप सड़क पर प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है आपके पास, लेकिन आप ट्रैफिक रोककर या हिंसा फैलाकर दूसरों की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। तो यही कुछ सीमाएं हैं हमारी स्वतंत्रता पर। तो ये हमारा हो गया स्वतंत्रता और भारतीय संविधान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मुक्ति अर्थात परावर्तन देखेंगे। तो सबसे पहले हम मुक्ति का मतलब देख लेते हैं। अन्याय, शोषण और दमन से आजादी, उसको हम मुक्ति कहेंगे। परावर्तन का मतलब है अपने विचार और समाज के बारे में गहराई से सोचना और बदलाव के लिए जागरूक होना, उसको हम परावर्तन कहेंगे। तो ये केवल बाहरी आजादी नहीं होती बल्कि मानसिक और आत्मिक मुक्ति भी होती है। तो यही हमारा मुक्ति और परावर्तन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सशक्तिकरण के प्रकार। तो जो हमारे सशक्तिकरण है उसमें क्या हमारे कई प्रकार के प्रकार होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है व्यक्तिगत सशक्तिकरण, जिसमें आत्मविश्वास और कौशल विकसित करना आता है। सेकंड आता है सामाजिक सशक्तिकरण, जिसमें भेदभाव और असमानता को खत्म करना होता है। थर्ड जो आता है वो राजनीतिक सशक्तिकरण आता है, जिसमें निर्णय निर्माण में भागीदारी होती है। फोर्थ आर्थिक सशक्तिकरण, जिसमें रोजगार, आय और संसाधनों तक पहुंच होती है। फिफ्थ जो आता है वो हमारा आता है शैक्षिक सशक्तिकरण, जिसमें ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करना आता है। तो अगर किसी महिला को वोट देने का अधिकार है अर्थात तो उसको राजनीतिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसके पास शिक्षा और आत्मविश्वास नहीं है, तो वह सही निर्णय कैसे लेगी। इसलिए जो सशक्तिकरण है वो आवश्यक है। तो ये हमारे सशक्तिकरण के प्रकार थे, जो कि हमारे 5 तरीके के सशक्तिकरण थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गांधी जी का स्वराज। तो जो स्वराज है, जैसे कि आप सभी जान सकते हो, ये गांधी जी ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारे गांधी जी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो स्वराज का मतलब समझ लेते हैं। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है अपने ऊपर स्वयं शासन। तो जो गांधी जी है वे कहते हैं कि स्वराज का अर्थ यही होता है कि अगर हम अपने ऊपर खुद से शासन करेंगे तो वही हमारा स्वराज कहलाएगा। और यह सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्म अनुशासन और नैतिक मूल्यों का भी पालन है। तो ये हमारी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होती, ये हमारा आत्म अनुशासन और नैतिक मूल्यों का पालन भी होता है। इसमें गांवों की स्वशासी व्यवस्था और विकेंद्रीकरण भी शामिल है। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर हर गांव आत्मनिर्भर और आत्मशासी हो जाए तो जो पूरा देश है वो भी मजबूत हो जाएगा। तो ये था हमारा स्वराज, गांधी जी का विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वराज की उपलब्धि। तो 1947 में भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन गांधी जी का स्वराज इससे आगे था। आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और नैतिक विकास भी जरूरी है। तो जो गांधी जी का स्वराज है वो कहता है कि आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और नैतिक विकास भी जरूरी है। तो यही हमारी स्वराज की उपलब्धि थी।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आत्म बलिदान का आधार। तो स्वतंत्रता और स्वराज के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। तो जो भारत की आज़ादी थी उसके लिए अनगिनत बलिदानों पर टिकी हुई है भारत की आज़ादी। बलिदान का आधार था देशभक्ति, न्याय और जन कल्याण की भावना। तो जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने देशभक्ति, न्याय और जन कल्याण की भावना से अपना बलिदान दिया। गांधी जी मानते थे कि अहिंसा और सत्य पर आधारित संघर्ष ही सच्चा बलिदान है। तो गांधी जी का विचार यही था कि जो भी बलिदान अहिंसा और सत्य पर आधारित होगा तो वही हमारा सच्चा बलिदान होगा। तो ये हमारा आत्म बलिदान का आधार हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हमारी सभ्यता की प्रतिमा। तो इसमें हम सबसे पहले देखें भारतीय सभ्यता की विशेषता, आध्यात्मिक सहिष्णुता और विविधता में एकता। तो जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसकी वो हमारी आध्यात्मिक सहिष्णुता और विविधता में एकता वाली सभ्यता है। और यह हमारी केवल भौतिक प्रगति पर नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर भी आधारित है। तो जो हमारी सभ्यता है वो हमारी भौतिक प्रगति पर तो आधारित है ही है, साथ साथ वो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर भी आधारित होती है। तो ये थी हमारी सभ्यता की प्रतिभा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राम राज्य। तो गांधी का राम राज्य ऐसा समाज है जहां न्याय, समानता, नैतिकता और सेवा की भावना हो। तो गांधी जी कहते हैं कि ऐसा समाज जहां न्याय, समानता, नैतिकता और सेवा की भावना हो उसको ही राम राज्य कहा जाता है। तो यह धार्मिक राज्य नहीं बल्कि आदर्श शासन की कल्पना है। इसमें हर व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा मिलती है। तो ये हमारा कोई भी धार्मिक राज्य नहीं है, इसमें हमें जो व्यक्ति होता है उसको सम्मान और सुरक्षा मिलती है। तो ये हमारा राम राज्य हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे एनी बेसेंट जी है, इन्होंने 1916 में भारत में होम रूल लीग की शुरुआत करी। तो जो 1916 था उसमें एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत करी। उसका जो होम रूल लीग थी उसका उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत स्वशासन दिलाना। और जो आपका ये आंदोलन था इसने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति भी दे दी थी। तो यही था हमारा एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गांधी जी। तो जो गांधी जी थे वे मानते थे कि विचारों की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। आलोचना का अधिकार होना चाहिए लेकिन यह मर्यादा और जिम्मेदारी के साथ। तो गांधी जी का विचार यही कहता है कि जो विचारों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की आत्मा विचारों की स्वतंत्रता को माना जाता है, लेकिन जो आपकी स्वतंत्रता है जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ होनी चाहिए। असत्य और हिंसा फैलाने वाली अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो जो हिंसा फैलाने वाली अभिव्यक्ति है वो स्वीकार्य नहीं है। तो यही हमारे गांधी जी कहते थे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गांधी जी के विचार हमने देख लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना आदेश NWICO। तो जो इसका उद्देश्य था वो इसका उद्देश्य यही था कि वैश्विक स्तर पर सूचना और संचार में समानता लाना, विकासशील देशों को अपनी सूचना और मीडिया प्रणाली मजबूत करने का अधिकार, सूचना प्रवाह पर पश्चिमी देशों के एक अधिकार को चुनौती देना। तो जो NWICO इसका इसको इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया था ताकि जो सूचना और संचार है उसमें वैश्विक समानता आ सके और विकासशील देशों को अपनी सूचना और मीडिया प्रणाली मजबूत करने का अधिकार मिल सके और जो पश्चिमी देश है उसके सूचना प्रवाह को एक अधिकार के साथ चुनौती दी जा सके। तो यही था हमारा NWICO, जिसकी हमारी फुल फॉर्म होती है न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑर्डर। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि एजुकेशन, स्कूल आदि से जुड़ा हुआ था। तो ये था हमारा नया अंतर्राष्ट्रीय सूचना आदेश। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा निष्कर्ष आता है। इसमें हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और स्वराज एक दूसरे के पूरक है। असली आज़ादी तभी है जब हर व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सशक्त हो। तो जो स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और स्वराज है ये तीनों ही हमारे एक दूसरे के पूरक होते हैं। और असली आज़ादी तभी मानी जाती है जब हर व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो जाएगा। तो गांधी जी का स्वराज विचार आज भी विकास और लोकतंत्र की दिशा में मार्गदर्शन देता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष। तो स्टूडेंट, स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं है बल्कि वो आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी और सशक्तिकरण का नाम भी है। तो जो गांधी का स्वराज है वो हमें यही सिखाता है कि अगर हम खुद को और समाज को बेहतर बनाएंगे तभी जो हमारी सच्ची आज़ादी है वो कायम रह सकेगी।
तो ये था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष चैप्टर नंबर 2 का, जिसके साथ ही हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 है वो भी कंप्लीट होता है और यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारे दो ही टोटल दो ही चैप्टर थे फर्स्ट यूनिट में। तो ये थी हमारी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहे, जहाँ हम बात करेंगे समानता के बारे में, जिसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को हम कवर करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।